क्या आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और स्वस्थ रहते हैं? तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि आज हम चाइल्ड हेल्थ को लेकर बात करने वाले हैं। अभी हम मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनका नाम है डॉक्टर गरीब नवाज, जो कि MBBS हैं, MD पीडियाट्रिक्स हैं, यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एडल्ट की तुलना में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है सर? बच्चों का अभी इम्यूनिटी इस्टेब्लिश हो रहा होता है, इस वजह से बच्चे जो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनको ज़्यादा जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे इन्फेक्शन ज़्यादा होता है उन बच्चों में। कितने साल तक बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं? यूजुअली टिल 5 ईयर्स तक बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। सबसे पहले तो जहाँ भी हो, हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो, घर पे ना हो। एंटीनेटल चेकअप गायनेकोलॉजिस्ट भी वो सलाह देंगे। मैं भी ये कहता हूँ कि एंटीनेटल चेकअप रेगुलर होना चाहिए। जब माँ गर्भवती होती उस दौरान में उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाए, क्योंकि अगर प्रॉपर ख्याल तब नहीं रखा जाएगा तो बच्चों में दिक्कतें आएंगी। बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो कि डायग्नोज्ड माँ के पेट के अंदर हो सकता है। जब बच्चा जन्म लेता है, उसके इन नॉर्मल डिलीवरी विद इन हाफ एन आवर, आधा घंटा के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होना चाहिए। कोई फीड, पानी नहीं, कोई काउ मिल्क नहीं, फॉर्मूला फीड नहीं, कुछ भी नहीं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स। इवन सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ब्रेस्ट फीडिंग, गैलेक्टोसीमिया। उसके अलावा कोई बीमारी ऐसा नहीं है जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग मना हो। इवन हेपेटाइटिस बी, HIV, इस केसेस में भी ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है। जन्म के बाद कितने दिनों तक जो है माँ का दूध जरूरी है? 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। 6 महीने के बाद हम लोग उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करते हैं। मतलब ब्रेस्ट फीड चल रहा है, उसके साथ साथ कुछ खिलाना शुरू करते हैं। दलिया, सेमी सॉलिड फूड्स जैसे खिचड़ी है, दलिया है, हलवा है, साथ साथ माँ का दूध। 2 साल के बाद, 2 से 2.5 साल में ब्रेस्ट फीडिंग को धीरे धीरे बंद करना है, 2 साल तक मैक्सिमम। उसके बाद फिर फूड पे स्टार्ट करना है। कम्युनिटी लेवल पे ये लापरवाही है वैक्सीनेशन को लेकर के, जो कि ज़रूरी ही नहीं, कंपलसरी का है कि हर गांव में, हर छोटे छोटे गांव में वैक्सीनेशन का सुविधा उपलब्ध है। वैक्सीनेशन अगर बच्चों को ना हो तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे एक्सपोज्ड बच्चे होंगे और नहीं बच पाएंगे। बच्चों में हो जाता है निमोनिया, ये क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, निमोनिया का जो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी 1 to 5 एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। एक बैक्टीरिया है जो कि बच्चों में ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, ठीक ना। कुछ छोटे बच्चे जो हैं, न्यूनेटल एज ग्रुप या अप टू 1 ईयर्स, उसमें वायरल भी है, लेकिन 1 to 5 ईयर में मोस्ट कॉमनली जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शन कैसे होता है और कैसे बचा जाए इन इन्फेक्शन से? एक तो ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पे क्राउडेड प्लेस है, एक घर में 5-5, 6-6 बच्चे रह रहे हैं, 7-7 बच्चे रहे हैं, तो इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है ऐसे एरियाज़ में। इस इन्फेक्शन को बचाने के लिए करना क्या है? तो सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन। दूसरा, हाइजीन। अगर ये दोनों मेंटेन रहे और अर्ली जैसे ही एक्सपोज हो रहा है बच्चा या जैसे ही सिम्टम्स आने लगे, निमोनिया का इसका क्या होगा? निमोनिया का सिम्टम्स सर्दी, खांसी, बुखार, बच्चा लेथार्जिक हो जाएगा। लेथार्जिक मतलब फीड लेना छोड़ देगा, सुस्त हो जाएगा। और अगर छोटा बच्चा है जो दूध पी रहा है तो वो दूध पीना छोड़ देगा, रिफ्यूज़ल टू फीड, ठीक। जो बड़ा बच्चा है वो सुस्त हो जाएगा, हाई ग्रेड फीवर 101, 102। जो निमोनिया है, ये नहीं, सिर्फ इस चीज़ से, 2 चीज़ सिम्टम्स से आप निमोनिया डायग्नोज नहीं कर सकते। बट अगर ये सिम्टम्स आ रहा है तो आप अलर्ट हों, डॉक्टर्स के पास ले जाएं। जंक फूड जो पैकेट्स में होता है, इससे ओबेसिटी बढ़ रहा है बच्चों में, बच्चे पे मोटापा बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों में यंग एज में भी डायबिटीज़ देखने को मिल रहा है, यंग एज में हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। तो ये सब पैकेट फूड, ये सब ओबेसिटीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों को। ओबेस बच्चों को तैयारी हो रही है एक तरह से, अगर बोलें तो। और भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है पेट के अंदर कहीं? बहुत दिनों का न जाने का है कि कितने दिनों से वो पैक्ड फूड है, जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का हमें मालूम भी नहीं रहता है। सॉल्टेड फूड होता है, तो कहीं ना कहीं जंक फूड से खाने से बच्चे में ओबेसिटी तो बढ़ ही रही, साथ साथ और भी जो हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे लूज स्टूल्स है, वोमिटिंग है, ये सब भी एक्सपोज हो रहा है। तो इन चीज़ों से जंक फूड खाने की वजह से बच्चे घर का खाना नहीं खा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जंक फूड खाने की वजह से उनका एपेटाइट कंप्लीट हो चुका है।
तो घर का जो हेल्दी फूड है वो नहीं खा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स तो आ रही जंक फूड की वजह से। बाहर का जितनी भी, जैसे सिर्फ जंक फूड को पैकेट फूड में ही नहीं अगर काउंट करें, अगर ऐसे काउंट करें कि जो बाज़ारों में मिल रहा है कचौरी पकौड़ी समोसा, ये सब चीज़ों से भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, ये सब चीज़ें बहुत कॉमनली ऑफन ओपीडीज़ में, इमरजेंसीज़ में बच्चे लेकर के आ रहे हैं, जॉन्डिस लेकर के आ रहे हैं। एक अहम सवाल है, बच्चे आजकल मोबाइल ज़्यादा देखते हैं और माँ बाप भी कहीं ना कहीं जब बच्चा रोने लगे तो मोबाइल देकर चुप कराते हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे मेंटली और फिजिकली? इसका प्रभाव पड़ेगा नहीं, पड़ने शुरू हो चुका है। बहुत 5 इयर्स 6 इयर्स के बच्चे आइज़ का प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, उनको देखने में दिक्कतें होने लगी है, फोरहेड में पेन होने, फोरहेड में पेन लेकर के आ रहा है, सर में दर्द लेकर आ रहा है, और इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। अब घर पे बैठ करके 4 से 5 घंटा कोई मोबाइल देख रहा है तो वो फिज़िकली फिट नहीं हो सकता है। मोटापा बढ़ना उसमें शुरू हो गया है, बच्चों में लेथार्जिक होने लगे हैं बच्चे, गेम्स की तरफ बिल्कुल रुझान ख़त्म हो चुका है बच्चों का। फिर मेंटली भी उसका प्रेशर आ रहा है कि जैसे बच्चे जो चीज़ें देख रहे हैं वही चीज़ें सीख भी रहे हैं। आपने तो बता दिया कि आप अपनी सेवा यहाँ ट्यूसडे टू सैटरडे देते हैं, बाकी आयुष्मान कार्ड से क्या पीडियाट्रिक्स में बच्चों का इलाज होता है यहाँ पर? हाँ, आयुष्मान से भी बच्चों का इलाज होता है। और आयुष्मान इसलिए भी नेसेसरी हो गया है कि जो फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पाती, पीडियाट्रिक एज ग्रुप का ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा है, नीकू का ट्रीटमेंट महंगा है। मैं इस बातों से मतलब अलग ना हों कि महंगा नहीं है, महंगा है। तो जो फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं कर पाती उस फैमिलीज़ के लिए ये हॉस्पिटल एज ए बून होगा कि इसमें आयुष्मान भारत का है फ़ायदा है बच्चों को। तो जो नीकू में बच्चे रखे जा रहे हैं, डिलेड क्राई का हो या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का बच्चा हो या फिर न्यूनेटल जॉन्डिस का बच्चा हो, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आयुष्मान से ट्रीटमेंट अगर होगा तो ईज़िली एक्सेप्ट कर पाएंगे लोगों उस ट्रीटमेंट को, लापरवाही नहीं होगी उनमें। अस्पताल में सुविधा की बात किया जाए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद अगर बच्चे में कोई दिक्कत हो तो सारी फैसिलिटी इस अस्पताल में अवेलेबल? हाँ, सारी फैसिलिटीज़ है। बच्चों में जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ फ़ोटोथेरेपी के लिए है, मशीन्स है, CPAP की मशीन्स है, वेंटिलेटर है, नीकू में वेंटिलेटर है, और रेडिएंट वार्मर है। इवन जो प्री मैच्योर बेबी होता है, जो 6 महीने, 6.5 महीने, 7 महीने, मतलब 28 वीक्स, 27 वीक्स, 30 वीक्स, ऐसे बच्चों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS होने का संभावना रहता है। उसमें सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है और वहाँ पे वेंटिलेटर की ज़रूरत काफ़ी हो जाती है। बिना वेंटिलेटर के तो ये सारी सुविधाएं हैं अवेलेबल। तो डॉक्टर साहब को आपने सुना, ये डॉक्टर गरीब नवाज़ हैं जो कि DMCH दरभंगा से MBBS किए हैं और PMCH से MD किए हैं, यानी पीडियाट्रिक्स की डिग्री ये पटना मेडिकल कॉलेज से लिए हैं। बाकी डॉक्टर साहब से अगर आपको मिलना है, अगर आपके बच्चों को कोई परेशानी है तो मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में आ सकते हैं। और शायद क्रिप्स हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा जानकारी देने की, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और यहाँ पर हर विभाग के डॉक्टर अवेलेबल हैं। बाकी आप देख रहे थे VOH 24 न्यूज़। मैं फैज़ आलम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।